रोज़ की तरह 5 बजे मैं आपको लेकर के आया हूँ साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इन क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे और क्वेश्चन में वही एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन है, तो जो ऑप्शन ठीक लगे आपको उस ऑप्शन पे आप टिक ज़रूर करें, आप उसका कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दें, ठीक है। और यदि नहीं भी पता है फिर भी आप लोग कोशिश करें, ज़रूर कोशिश करके आप ज़रूर आंसर दें, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो चलिए हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन जो है पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें, क्लास में शुरू से अंत तक जरूर बने रहें, जिससे कि सारे डाउट आपके क्लियर हो सकें। और यदि कोई प्रॉब्लम है आती है आपको तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, तो हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व जरूर करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, कितने वाल्व होते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है आपके 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या फिर 5 होते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें इसका जो आंसर है वो 4 होते हैं, ठीक है। दूसरा आपका है कि रुधिर दबाव जिसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर, है ना, रुधिर दबाव जिसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर को मापने का जो यंत्र होता है वो कौन सा होता है, ठीक है। वो कौन सा होता है, ईसीजी होता है आपका, या फिर स्टेथोस्कोप होता है, या फिर आपका स्फिग्मोमैनोमीटर होता है, या फिर आर्म बैंड होता है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं इसमें जो ऑप्शन सी है वो हमारा बिल्कुल ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप, है ना, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है। रक्तचाप को हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर, है ना। जब दौड़ लगाते हैं, कभी कभी आप लोग दौड़ लगाते हैं तो दौड़ लगाते हुए क्या होता है, एकदम हृदय जो होता है वो क्या होता है, तेज गति से एकदम कंपन करने लगता है, तेज गति से और दौड़ने लगता है। तो जनरली क्या होता है कि ब्लड प्रेशर हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ब्लड प्रेशर के बढ़ने के कारण ही, ठीक है, दौड़ लगाते समय, मतलब दौड़ लगाते समय जो ब्लड प्रेशर होता है, रक्तचाप होता है, वो क्या होता है, बढ़ जाता है ना। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और देखिए आपको मैं बता दूं कि आंसर आप लोग जरूर कमेंट करें, ठीक है। हमारा जो 4 क्वेश्चन होगा, हम 4 क्वेश्चन लेते हैं। आप लोग ध्यान दें कि 4 क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम चलेंगे कि मानव हृदय का रक्त बैंक, ठीक है, मानव हृदय का रक्त बैंक, या फिर हम कहें ब्लड बैंक। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, ठीक है। आपके ऑप्शन है यहाँ पर, आपके ऑप्शन ए है प्लीहा को कहते हैं, आपका ऑप्शन बी है फेफड़े होते हैं, आपका ऑप्शन सी है हृदय, या फिर आपका ऑप्शन डी है यकृत। देखिए तो यहाँ पर आप लोग समझें, आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कह रहा है कि मानव हृदय का रक्त बैंक यानी ब्लड बैंक किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, प्लीहा। प्लीहा को कहते हैं, इसको हम एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या कहते हैं, तिल्ली भी कहते हैं, ठीक है। तो ब्लड बैंक जो होता है वो प्लीहा होता है, ठीक है। आपको एक बार यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये भी है कि एक क्वेश्चन आता है इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन है, तो वह इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन लेता हूं मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है बच्चा कि ब्लड का रंग किसके कारण, ब्लड का रंग किसके कारण लाल होता है। ब्लड का रंग किसके कारण लाल होता है। आपको ऑप्शन ए है प्लाज्मा, आपका ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, आपका ऑप्शन सी आरबीसी, और आपका ऑप्शन डी डब्ल्यूबीसी।
क्वेश्चन की तरफ हम लोग फिर से एक बार चलेंगे, रीड करते हैं, आप लोग समझिए इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन हमारा क्या है कि ब्लड का रंग किसके कारण लाल होता है? प्लाज्मा के कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है, या फिर आरबीसी के कारण होता है, या फिर डब्ल्यूबीसी के कारण होता है? यदि आपको पता है तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर दें। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, जो इसका लाल रंग होता है वो जनरली किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। देखिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करते रहें, जिससे कि आपके साथ साथ आपके साथियों को भी इसका फायदा मिल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सिक्स क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक, ध्यान दीजिएगा, किस वैज्ञानिक को चिकित्सा का जनक कहा जाता है? किस वैज्ञानिक को चिकित्सा का जनक कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए की तरफ हम चलते हैं, हेकल। ऑप्शन बी की तरफ हम लोग चलते हैं, डार्विन। ऑप्शन सी की तरफ हम चलते हैं, एडवर्ड जेनर। और ऑप्शन डी की तरफ हम चलते हैं, हिप्पोक्रेटस। ऑप्शन डी है आपका हिप्पोक्रेटस। क्वेश्चन के बाद फिर से आप लोग देखिए कि किस वैज्ञानिक को चिकित्सा का जनक कहा जाता है? ए है हेकल, बी है डार्विन, सी है एडवर्ड जोनर और डी है आपका हिप्पोक्रेटस। तो आपको यदि आंसर पता है तो आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ठीक है। तो जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, इसका जो आंसर है वो हिप्पोक्रेटस बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ध्यान दीजिएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका है वो है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स किस सूक्ष्म जीव से होता है? चिकन पॉक्स किस सूक्ष्म जीव से होता है? हम ए की बात करें विषाणु से, हम बी इसका हो जाएगा जीवाणु, सी की हम बात करें प्रोटोजोआ, और हम डी की बात करें तो नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से क्वेश्चन के ऊपर देखें आप लोग और आंसर देने की कोशिश जरूर करें, ठीक है। चलिए आपका है कि चिकन पॉक्स किस सूक्ष्म जीव से होता है? विषाणु से होता है, जीवाणु से होता है, प्रोटोजोआ से होता है। देखिए जनरली जो विषाणु होता है इसको हम क्या कहते हैं? वायरस। और इस समय आप लोग देख ही रहे हैं कि वायरस ने पूरे विश्व को हिला के रख दिया है, वायरस है। दूसरा हमारा क्या होता है? जीवाणु, जिसको हम बोलते हैं बैक्टीरिया, ठीक है। और ये प्रोटोजोआ को प्रोटोजोआ ही बोलते हैं। तो आप लोग इसमें फिर से बताएं कि चिकन पॉक्स जो है वो किसके कारण होता है? चिकन पॉक्स किसके कारण होता है? चलिए तो मैं आपको इसका आंसर बता दूं, चिकन पॉक्स जो होता है वो वायरस के कारण होता है, विषाणु के कारण होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग चलते हैं बच्चा। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा एल्जीमर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? किस अंग को प्रभावित करता है? ए फेफड़ों को, बी वृक्क को, सी हृदय को, और डी मस्तिष्क को। और डी हमारे क्या है? मस्तिष्क को। चलिए
आप लोग जल्दी से इसका आंसर दें, जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि एल्जीमर रोग मानव शरीर के किस अंग को, एल्जीमर रोग मानव शरीर के किस अंग को क्या करते हैं, प्रभावित करता है। तो आपका ऑप्शन है फेफड़ा, आपका ऑप्शन है वृक्क, आपका ऑप्शन है हृदय और आपका ऑप्शन है मस्तिष्क। चलिए बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। चलिए कोई नहीं, तो इसमें जो आंसर डी है, ऑप्शन डी है, वो आपका बिल्कुल ठीक है। वो किसको करता है, मस्तिष्क को प्रभावित करता है। और मैं आपको बता दूं कि इस रोग के द्वारा क्या होता है कि मनुष्य की जो सोचने की समझने की क्षमता होती है, यानी जो याददाश्त होती है, वो हल्के हल्के क्या हो जाती है, कम होना स्टार्ट हो जाती है, कम होना प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, तो एल्जीमर रोग से क्या होता है, मनुष्य के मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है और उसकी याददाश्त जो होती है वो क्या होती है, कम होना प्रारंभ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम चलेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर जो 9 है, ध्यान दीजिएगा कि मानव शरीर में, ध्यान दीजिएगा, मानव शरीर में, नाम सुना होगा आपने, पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। आपको ऑप्शन ए है हृदय में होती है, आपका ऑप्शन है मस्तिष्क में होती है, आपका ऑप्शन सी है फेफड़े में होती है और आपका ऑप्शन डी है हृदय में होती है। चलिए जल्दी से क्वेश्चन को देखें आप लोग। क्वेश्चन आपका है कि मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है, मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है, हृदय में होती है, मस्तिष्क में होती है, फेफड़ों में होती है या फिर हृदय में होती है। जल्दी से ऑप्शन दीजिए, जल्दी से ऑप्शन दीजिए। ठीक है, आपको एक चीज़ बता दूं, जो पीयूष ग्रंथि होती है ना, इसमें क्वेश्चन और भी होता है कि, और भी हमारा एक क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन क्या होता है कि मास्टर ग्रंथि, क्या होता है बेटा, मास्टर ग्रंथि, है ना, मास्टर ग्रंथि। तो चलिए जल्दी से बताइए। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इसका जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल ठीक है। यानी मानव शरीर की जो पीयूष ग्रंथि होती है वो कहाँ होती है, मस्तिष्क में होती है। और पीयूष ग्रंथि को ही हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है, आ जाता है इस तरीके से, मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है कि किस तत्व की कमी से, ध्यान दीजिएगा, किस तत्व की कमी से, किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है, किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है। आपका ऑप्शन ए है कैल्शियम, आपका ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, आपका ऑप्शन सी है फास्फोरस और आपका ऑप्शन डी है बच्चा आयोडीन, और आपका ऑप्शन डी है आयोडीन। जो जल्दी से बताइए, क्वेश्चन ऐसा है जो आपको आसानी से पता होना चाहिए और सारे बच्चे इसका आंसर जानते भी होंगे। तो समझिए क्वेश्चन क्या है कि किस तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग होता है। कैल्शियम की कमी से होता है, नाइट्रोजन की कमी से होता है आपका, या फिर फास्फोरस की कमी से होता है, या फिर आयोडीन की कमी से होता है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो घेंघा रोग होता है वो जनरली किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। तभी कहा जाता है कि हमको आयोडीन युक्त नमक प्रयोग करना चाहिए, है ना। और ये मिलता है कहाँ से, नमक में मिलता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है और 11 आपका है कि आधुनिक आवर्त सारणी के पहले व दूसरे समूह को क्या कहा जाता है।
आवर्त सारणी के पहले व दूसरे समूह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है एस ब्लॉक, ऑप्शन बी है आपका पी ब्लॉक, ऑप्शन सी है आपका डी ब्लॉक और ऑप्शन डी है आपका एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक, चलिए एफ ब्लॉक। तो जल्दी से आप लोग बताइए कि क्या कहा जाता है ना, कि आधुनिक आवर्त सारणी के पहले व दूसरे समूह को, पहले व दूसरे समूह को यानी ग्रुप को, ठीक है, क्या होता है? ग्रुप को क्या कहा जाता है? एस ब्लॉक कहा जाता है, पी ब्लॉक कहा जाता है, डी ब्लॉक कहा जाता है या फिर एफ ब्लॉक कहा जाता है? जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए। आंसर आप लोग कमेंट करते रहिए। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, इसको हम कहते हैं एस ब्लॉक, यानी जो पहला और दूसरा समूह होता है, ग्रुप होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? एस ब्लॉक कहते हैं। जनरली आपने देखा होगा कि इस तरीके से, है ना, इस तरीके से हमारी आवर्त सारणी बनी होती है। ध्यान दीजिए आप लोग। तो यहाँ पर जो ग्रुप होते हैं वो हमारे कौन से ग्रुप होते हैं? एस के होते हैं, ठीक है, एस के होते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम लोग चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि, ध्यान दीजिएगा, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए, 4 गुनी कर दी जाए, तो लोलक झूलने की समय अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? चलिए, आपका ऑप्शन ए है यहाँ पर आधी हो जाएगी, ऑप्शन बी है आपका 4 गुनी हो जाएगी, ऑप्शन सी है आपका 2 गुनी हो जाएगी और ऑप्शन डी है आपका नन ऑफ दीज, इसमें से कोई भी नहीं। तो जल्दी से आप लोग आंसर बताइए। क्वेश्चन आपका है कि यदि लोलक की लंबाई जो है वो कितनी कर दी जाए? 4 गुनी कर दी जाए, तो लोलक झूलने की समय सीमा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आधी हो जाएगी समय सीमा, या फिर हमारी 4 गुनी हो जाएगी, या फिर हमारी कितनी हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी बच्चा, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको इसका आंसर देना है। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, इसका जो आंसर होगा वो बेटा हो जाएगा 2 गुनी। कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 2 गुनी। यानी आपका आंसर नंबर सी, यानी क्वेश्चन का जो ऑप्शन है सी, वो बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम लोग चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 13 जो आपका है वो आपका रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगें कौन सी तरंग होती हैं? कौन सी तरंग होती हैं? ठीक है, रडार सिस्टम जो होता है उसमें उपयोग की जाने वाली जो तरंगें होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? वो कौन सी तरंगें होती हैं? तो आपका ऑप्शन ए है बेटा इंफ्रारेड, आपका ऑप्शन बी है सूक्ष्म, ऑप्शन सी है परावैगनी और ऑप्शन डी है आपका नन ऑफ दीज। ठीक है, ऑप्शन डी है आपका नन ऑफ दीज। ठीक है, तो जनरली आपको बता दूं कि जो ये होती हैं, है ना, तो ये काय के काम आती है बेटा? ये लोकेशन ट्रैक करने के काम आती है। ठीक है, रडार सिस्टम में जो तरंगे होती हैं वो जो होती हैं वो लोकेशन को ट्रैक करने में काम आती हैं। और ये जो होती हैं सूक्ष्म, कौन सी होती हैं? सूक्ष्म तरंगे होती हैं, जिसको माइक्रोवेव भी कहते हैं, माइक्रोवेव रेस कहते हैं।
ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग कि सुबह का सूरज, ध्यान दीजिएगा, सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता है जितना कि दोपहर का। क्योंकि, इसका कारण क्या है? क्योंकि, है ना। तो देखिए कारण ये है आपका, सबसे पहले ए ऑप्शन है कि सुबह, ऑप्शन ए है आपका, सुबह के समय सूरज ठंडा होता है, सूरज ठंडा होता है। ऑप्शन बी है आपका, सुबह को किरणें धीरे चलती हैं। ऑप्शन सी है आपका, सुबह के समय पृथ्वी सूर्य से अधिक दूर होती है। और आपका ऑप्शन डी है, ध्यान दीजिएगा, सुबह के समय सूरज की किरणों का अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करती हैं। चलिए क्वेश्चन के बार फिर से देखिए कि सुबह के समय या फिर सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता है जितना कि दोपहर का। तो इसका कारण क्या है? कारण आप देखिए, सुबह के समय सूरज ठंडा होता है, दूसरी चीज़ सुबह को किरणें धीरे चलती हैं, ठीक है, तीसरी चीज़ सुबह के समय पृथ्वी सूर्य से अधिक दूर होती है, और चौथा जो है आपका है वो कि सुबह के समय सूरज की किरणों की, ठीक है, किरणों के अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करती है। तो किरणें जो होती हैं किरणें अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करती हैं। तो आपका ऑप्शन क्या है? वो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है बच्चा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आपका है, चलिए और बच्चा आज हमारे 15 क्वेश्चंस हैं, तो इनके आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ठीक है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ए NaCl V, Na2CO3 C, NaHCO3 और D CH4। चलिए बताइए कि बेकिंग सोडा जो होता है उसका सूत्र क्या होता है? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कि बेकिंग सोडा का जो सूत्र होता है वो क्या होता है। चलिए तो जनरली देखिए मैं आपको बता दूं, जो बेकिंग सोडा का सूत्र होता है वो NaCO3 होता है, और इसको हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर हम बात करें इसके रासायनिक सूत्र की, तो इसका रासायनिक सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? 15 क्वेश्चंस थे और उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। तो यदि क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।